मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि हमारी देसी गाय या भारतीय नस्ल की गाय क्या, जिसको बोलते नहीं कि बैन करो नशा मार्फिन माने मत लो अफीम मत खाओ, वो हमको एचएफ और जर्सी गाय के दूध से मिल रहा है। जबकि हमारी जो देसी गाय है, भारतीय गाय है, उससे A2 दूध मिल रहा है। हमारा ये कहना है कि आज हम जब गौ को गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, पुराने समय से हमारी आर्थिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौ को माने ये जो दर्जा है पूजनीय का, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण। तो जो विदेशी नस्ल की हमारी जो एचएफ गाय हैं, जर्सी गाय हैं, उनके जीवन काल का टोटल दूध उत्पादन, ठीक है वो हाई इल्डर रहती हैं, है ना, उनका दूध ज़्यादा रहता है, बाकी जीवन काल में अगर टोटल जो दूध उत्पादन है हमारी देसी गायों में, जो अच्छी क्वालिटी का दूध है वो प्राप्त होता है। सबका नाम अपना अलग अलग है। इसका नाम नंदनी है, ये नंदरानी है, उसका सफ़ेदा है, वो सीता है। मतलब मेरा ये मत है कि अगर गौ पालन करना है तो सबसे पहले चारे की संपूर्ण व्यवस्था कर लें कम से कम, क्योंकि गाय लाना तो कोई बड़ी बात नहीं। गाय तो आप आज पेमेंट करके कल ट्रक भर के गाय आपके घर में आ जाएगी। पहले उनकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हरा चारा की व्यवस्था पहले कर लें, उसके बाद फिर गाय की व्यवस्था तो आसान है। हमने MBA करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मैंने MBA किया हुआ था, और BCom की पढ़ाई के लिए CA इंटर के कोर्स के लिए मैं इंदौर भी गया था। उसके बाद फिर करने के बाद MBA मैंने एयरटेल का DSA से लेकर और शहर टर्मिनल का भी काम किया थोड़े दिनों तक। ये हरा चारा पूरा इसमें चौप रहेगा। ये मशीन भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से सर ने ही बता के सब्सिडी में उपलब्ध हुई है। ये नॉर्मल मार्केट में शायद 15-20 हज़ार रुपये की आती है। ये हमको सर की तरफ से जो स्कीम आई थी इनकी कटिया मशीन की, तो पशुधन विभाग वगैरह ने हमको सप्लाई दी थी। हमको केवल 5,000 रुपये की अनुदान राशि के साथ ही प्राप्त हो गई। कौन सी योजना है? ये जीवामृत हमने बनाया हुआ है, जो कि खेती के लिए यूज़ करते हैं। तना छेद और भूरा माहो, ये वो जो भी बीमारियां धान वगैरह में लगती हैं, कुछ भी नहीं आती। काम करता है? बिल्कुल। मैंने मतलब हमारे खेत में आसपास के खेतों में बीमारियां लग गई थी तना छेद और भूरा माहो की, और कईयों के खेत तो आधे से ज़्यादा ख़त्म ही हो गए थे। तब मैंने कईयों को बताया, तो उससे पहले कोई मानता नहीं था, लेकिन जब देखे कि बगल वाले खेत की धान खत्म हो गई, हमारे इस साइड भी खत्म हो गई, तब फिर लोग आए कि अरे आपके यहाँ धान में कुछ भी बीमारी नहीं है, क्या डाल रहे हो। और ये एक आइटम दिख रहा है, इसको दिखाओ हरीश। इसको देख के छत्तीसगढ़ के 90% दर्शक सोचेंगे कि कुछ और बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम खड़े हैं भारतीय नस्ल की देसी गायों के गौशाले पे, और इस गौशाला का नाम है सुरभि गौशाला, ग्राम जलसो, तहसील बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। यही नाम है ना। और ये जो गौशाला चलाते हैं ये भाई साहब हमारे साथ हैं, परिचय पूछते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राजपूत है। मैं सुरभि गौशाला जलसो का संचालक हूँ। और क्या क्या बनाते हैं? यहाँ पर गोबर के बाय प्रोडक्ट भी बनाते हैं सर, और मेन दूध भी जाता है गौशाला में, A2 मिल्क, और गोबर के दिए और कंडे, उससे जितने भी गौअर्क गौमूत्र अर्क सब चीज़ों का, और बाकी चीज़ों से हम जीवामृत और घन जीवामृत वगैरह बनाते हैं, जिससे कि नेचुरल फार्मिंग करते हैं, पूरा देसी खेती। उसमें कुछ भी हम केमिकल यूज़ नहीं करते, केमिकल मुक्त कृषि। अच्छा, जैविक खेती कर? जैविक खेती। तो और इस क्षेत्र के डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, जो गायों पर बताएंगे विस्तार के साथ। तो पहले हम गायों को समझेंगे, फिर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको समझेंगे, फिर सेट को समझेंगे। तो पहले हम गायों पर बात करें, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर शशि सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, रतनपुर हूँ। हाँ सर जी। और सर ये देसी गायों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में मैं सबसे पहले तो सुरभि गौशाला के जो शेड में आए हैं वहाँ पे आप सभी का, अपने दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने मैंने इनसे परिचय हो गया होगा, ये सत्येंद्र सिंह राजपूत हैं, जो देसी गाय का पालन करते हैं। देसी गाय माने हमारी भारतीय जो दुधारू नस्ल की गाय हैं उनका पालन करते हैं, क्योंकि आज ज़माना जो प्रगतिशील है वह केमिकल फ्री, रसायन फ्री और इन्वायरमेंटल फ्रेंडशिप वाला समय है। तो हम अगर हमारी जो देसी गाय हैं, भारतीय नस्ल की गाय हैं, अगर उसका पालन करें तो हमको बहुत ही उसमें फ़ायदेमंद है। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि हमारी देसी गाय या भारतीय नस्ल की गाय क्या हैं। इसकी सबसे पहले तो मैं शारीरिक विशेषता बता दूं, और उसका जो वैज्ञानिक कारण है कि हम गाय को गौ माता क्यों कहते हैं। जैसे कि हमारे पुराणों में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है कि गौ सर्व देवमयी, वेद सर्व गौमय। माने गाय जो है वो देवमयी है
और वेद में भी संपूर्ण रूप से हमारी गौ माता विराजमान है। तो इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं जो हमारे वेद ने, हमारे पुराण ने, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये इतना उच्च दर्जा क्यों प्राप्त है। हमारी जो देसी गाय देखेंगे आप, तो ये जैसे देख रहे हैं कि ये डिलवा है जिसको हम हम्प कहते हैं। ठीक है, ये जो डिलवा है, हम्प है, इसमें फैट डिपॉजिट रहता है। इसका मेटाबॉलिक वाटर समय असमय माने काम आता है इसमें, जो कि हमारे एचएफ और जर्सी गाय में ये नहीं पाया जाता है। इसका जो सबसे बड़ा है, इसके नीचे ये यहाँ से यहाँ तक पूरी रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। ये सूर्य केतु नाड़ी जो है हमारी देसी भारतीय नस्ल की गायों में ही पाया जाता है, और विदेशी नस्ल की जो गाय हैं, एचएफ है, जर्सी है, इसमें नहीं पाया जाता। ये सूर्य केतु नाड़ी ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, वो पूरा का अवशोषण करती है। सूर्य की जो पीलापन है उसको ये अवशोषण करके यहाँ पे जो इस खून बनता है उसमें मानिए उतर जाता है। खून के साथ जब दूध में, गौमूत्र में और गोबर में वो पूरा जो चीज़ है वो पूरा उतरेगा। तो ये जो विशेषता है ये सिर्फ हमारे भारतीय दुधारू नस्ल की गाय में पाया जाता है। दूसरा चीज़ जैसे देख रहे होंगे कि हमारी भारतीय गायों का जो सिर है, सिर ये ऐसा माने चौड़ा और फैला हुआ ऊपर रहता है। ये जो बहुत बढ़िया रेडिएटर का कार्य करता है, जैसे हमारे कारों में रेडिएटर होता है ना, कि टेम्परेचर के रेगुलेशन का काम करता है। इसमें क्या है, देखिए पूरा जो खेल है, जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहाँ से जो हार्मोन निकलता है और पूरे शरीर का संचालन करता है, इसको कंट्रोल, जिसको कहते नहीं है कि दिमाग को ठंडा रखो, ठंडा रखो, ठंडा रखो। अगर ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ये जो हार्मोन है पूरे शरीर में काम करेगा, और इसके जो भी प्रोडक्ट आएंगे, इवन माने गौमूत्र और गोबर भी, ये बहुत बढ़िया संतुलित रहता है। तीसरा चीज़ देखिए हमारी भारतीय दुधारू नस्ल की गांव का, इसको कहते हैं हम लोग डेवलप कहते हैं या गल कंबल कहते हैं। ये आपको सिर्फ भारतीय दुधारू नस्ल की गाय में ये गल कंबल मिलेगा। ये भी जो है देखिए हमारे यहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री 8 डिग्री जाएगा और 50-52 भी चल देगा। तो ये जो गल कंबल है हमारी भारतीय नस्ल की गाय, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का, देखेंगे ये ठंड में ये सिकुड़ जाएगा, माने जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, पसीना बहने का जगह कम हो जाएगा, और गर्मी में ये फैल के जब टेम्परेचर होता है तो पूरा पसीने के द्वारा बाहर निकालता है। अब थोड़ा सा आइए अगले उस पे, हमारी गायों का ये जो पूंछ है, हम लोग पूंछ देखते हैं, क्यों देखते हैं, जो एचएफ गाय है, जो जर्सी गाय है, उनकी पूंछ का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ 180 डिग्री माने यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, ये मक्खी भगाने, अब इसका देखेंगे ये पूरा 360 डिग्री में ये मुड़ेगा। अब जब ये 360 डिग्री में मुड़ेगा तो शरीर में जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, बाह्य परजीवी जो रोग के वाहक हैं, वो पूरे यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे। तो एचएफ जर्सी गाय में जो तरह तरह की बीमारी होती हैं एक्सटर्नल पैरासाइट के कारण, हमारी जो देसी गाय का 360 डिग्री का मूवमेंट ये पूरा एक्सटर्नल पैरासाइट को रोक लेगा, जिसके कारण अनावश्यक हमको अपने पशुओं को इलाज के लिए इंजेक्शन दवाई के रूप में केमिकल देके बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये मेन हमारी जो भारतीय गाय हैं, ये मेन हमारा है, जो हमारे सभी पशुपालक भाइयों को जानना चाहिए। ये इसके पीछे ये वैज्ञानिक तथ्य है। अब बात आते हैं जो अमृत है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब हम एचएफ और जर्सी गाय का दूध पीते हैं तो बच्चे लोग पीने में आनाकानी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें A1 टाइप का दूध रहता है और इसमें A2 दूध रहता है। A2 दूध में A1 दूध में मूलतः अंतर, जिसको हम अगर गौरस कहते हैं, तो वो वास्तव में A2 दूध ही है। A2 दूध के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो हमारे भाई सत्यन राजपूत जो माने A2 दूध का उत्पादन कर रहे हैं और इसका मार्केट भी अच्छा है, वो एक करीब 70-80 रुपये यहाँ पे जो माल है मैग्नेटो, वहाँ के सेकेंड फ्लोर में इसका विक्रय करते हैं। A2 दूध और A1 दूध में जो मूल अंतर है, हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं वो A2 दूध का उत्पादन करती हैं। A2 दूध में क्या होता है कि जैसा कि हम ओम प्रकाश सर जानते हैं कि जो दूध है वो एमिनो एसिड की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रोटीन की एक श्रृंखला रहती है 209 की। ठीक, अब वो 209 एमिनो एसिड की श्रृंखला मिल के एमिनो एसिड क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। अब प्रोटीन इसमें कौन सा रहता है, केसिन तरफ का हो गया। A2 दूध में
जो हमारी भारतीय नस्ल की है उसमें रहता है बीटा केसिन मॉर्फिन 7, ठीक, और उसमें रहता है A1 बीटा केसिन मॉर्फिन। A2 दूध में क्या होता है कि जो 209 एमिनो एसिड की श्रृंखला है उसमें 67वें में जो माने प्रोटीन रहता है वो प्रोलिन होता है, और A1 में या HF गाय में या जर्सी गाय में वो हिस्टाडीन होता है। ये प्रोलिन और हिस्टाडीन के डिफरेंस के कारण ही A2 और A1 दूध हुआ, ठीक। अब ये जो प्रोलिन और हिस्टाडीन है ये छोटे छोटे सेगमेंट में भी फ्रेगमेंट होगा, माने टूटेगा। जो बीटा केसिन मॉर्फिन 7 है वो आपकी HF गाय और जर्सी गाय या जो भी विदेशी नस्ल की गाय है उसमें वो टूट के मानव के शरीर में चल देगा। और वो एक्चुअली बीटा केसिन मॉर्फिन जो हम HF गाय का दूध पी रहे हैं, जो हम जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं, वो एक मॉर्फिन है, एक ओपाइड है, एक नशा है, जिसको बोलते नहीं कि बैन करो नशा, मॉर्फिन माने मत लो, अफीम मत खाओ, वो हमको HF और जर्सी गाय के दूध से मिल रहा है। जबकि हमारी जो देसी गाय है, भारतीय गाय है, उससे A2 दूध मिल रहा है। और ये इसमें जो कैपेसिटी है, जो विषैला तत्व है बीटा केसिन मॉर्फिन 7, उसको ये बाइंड करके रख लेता है और बाहर माने मानव के लिए उपयोग में जाने नहीं देता है। तो अब ये हम A1 अगर दूध पिएंगे तो क्या क्या बीमारी होगी? डायबिटीज 2 होगा, दूसरा बीमारी होगा हार्ट की बीमारी होगी, तीसरा बीमारी होगा छोटे छोटे बच्चों में ऑटिज्म होगा, माने मंद बुद्धि के। और क्योंकि ये जो ओपाइड है, मॉर्फिन है, वो एक नस्लत, आप लोगों में कईयों ने अनुभव भी किया होगा जो HF और जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं, खासकर HF गाय वगैरह का, तो दूध पीने के बाद नींद आता है, नशा आता है, वो सिर्फ कारण वो जो ओपाइड है बीटा केसिन मॉर्फिन A2 वाला, A1 वाला, उसके कारण है। तो ये हमारा ये कहना है कि आज हम जब गौ को गौ माता का दर्जा दे रहे हैं, पुराने समय से हमारी आर्थिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गौ को माने ये जो दर्जा है पूजनीय का, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण है जिसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया। धन्यवाद। हाँ, ये हो गई गायों के विषय पे, हमारी देसी भारतीय नस्ल की गायों के विषय पे विशेष जानकारी, जो आपको बहुत कम, कहीं कहीं रेयर में सुनने को और समझने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं गाय पालन के बारे में, है ना? देसी गाय पालन के बारे में। अब ये गाय कौन से? ये साहिवाल, जो अपनी छत्तीसगढ़ की कौशली गाय है, उसमें साहिवाल का क्रॉस ब्रीड है, वो अपग्रेडिंग किए हैं, जो एक तरीके से कुछ संकर नस्ल का वो कर सकते। तो ये कितना दूध देती है अभी? ये 12 लीटर दूध था, ये अब 11 है, 9वां महीना इसका चल रहा है, इस महीने बच्चा दे देगी जी। ये अभी ड्राई है, ड्राई पीरियड में है, इसका लास्ट 12 लीटर था, 12 लीटर। सर मुझे एक चीज़ और समझाइए, जैसे कोई आज बछिया हुआ, वो कितने महीने बाद हीट में आना चाहिए, और हीट में लाना उतने वक्त में सही है, मतलब उसको क्रॉस कराना सही है, और कितने वक्त पे वो गाभिन होगी और कितने दिनों के बाद बच्चा देगी? देखिए, ये बहुत अच्छा आपने जो सवाल किया है, उसमें ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है, नस्ल टू नस्ल वेरी करेगा, पहला चीज़। दूसरा, आपने उसके लिए क्या प्रबंध किया है, क्या व्यवस्था रखा है, उस पर वो निर्भर करेगा। जैसे सामान्यतः हम ये मान लेते हैं कि जो विदेशी नस्ल है, HF हैं, जर्सी हैं, वो करीब 1.5-2 साल की उम्र में गर्मी में आना शुरू हो जाती हैं, और गर्मी में आई अपना उनका शारीरिक भार अगर 300-350 आ गया है, और उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल सीमन से वो अपना वो गाभिन होके करीब 2.5-3 साल में वो अपना जन्म जाती हैं, और कहा जाता है कि साल दर साल एक फसल उसमें आनी चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है इनके ये कितने ब्याज तक दूध देती हैं, जो HF और जर्सी हैं, वो 3-4 ब्याज तक ही उनका दूध पीक पे रहेगा, उसके बाद वो ढलान पे आ जाएगा, और 7-8 साल तक ही वो दूध दे पाती हैं, उसके बाद फिर वो उपयोग के लायक नहीं रह जाती हैं। हमारी जो भारतीय नस्ल है, जैसा देखें आपको सत्येंद्र भाई साहब ने बताया होगा, हमारी जो छत्तीसगढ़ की ब्रीड है कोसली, उसमें उनके पास एक अच्छा सा जानवर था, उसको अपग्रेडेशन करके उनने अपना गिर से इसको क्रॉस कराया है, और दोनों का मिक्स करके आप देख रहे होंगे इसमें इसका मिला जुला रूप है। और विशेषकर हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, वो कम से कम 2.5-3 साल में गर्मी में आएंगी बछिया से उस पर, और उसके बाद उसमें जो भी माने इंसेमिनेशन कराए वो 3.5-4 साल में औसत रूप से वो पहला माने
जन्मती हैं और हर साल का साल वो दूध देती हैं। बाकी उनका जो दूध देने की लाइफ है वो कम से कम 12 से 14 साल तक रहता है। तो जो विदेशी नस्ल की हमारी जो एचएफ गाय हैं, जर्सी गाय हैं, उनके जीवन काल का टोटल दूध उत्पादन, ठीक है वो हाई इल्डर रहती हैं, है ना, उनका दूध ज़्यादा रहता है, बाकी जीवन काल में अगर टोटल जो दूध उत्पादन है हमारी देसी गायों में जो अच्छी क्वालिटी का दूध है वो प्राप्त होता है। दूध भी अच्छी क्वालिटी का और उत्पादन भी और उनके, टोटल जीवन काल का दूध उत्पादन कम से कम वो 12-14 साल तक दूध देंगी। और वो रहन सहन के हिसाब से भी मजबूत रहेंगी बाहर की नस्लों के बजाय यहाँ के एटमॉस्फेयर। हाँ, यहाँ के एटमॉस्फेयर में अभी मैं पूर्व में आपको बताया कि रफ स्थिति में भी वो माने अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देंगी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये इनका गाय देख लेते हैं एक बार। ये गाय पूरा आप देख रहे हैं, ये कौन सी नस्ल की है सर? ये गीर है, ये भी गीर है, ये भी गीर है। अच्छा, इधर ये साहिवाल है, ये फिर गीर है, इधर फिर ये रेड सिंधी में गीर का मिक्सचर है। सबका नाम अपना अलग अलग है। इसका नाम नंदनी है, ये नंदरानी है, उसका सफ़ेदा है, वो सीता है, ये भूरी है, ये नर्मदा है जी। उस पहले नंबर पे जो अपने देखिए वो यशोदा है, ये श्यामा है 307, इसका नाम सफ़ेदा है, ये सविता और वो गंगा। फिर वैसे बछड़े के ना जो हमारा बुल है वो छोटा भी साहिवाल का तैयार कर रहे हैं क्रॉस के लिए, उसका नाम शंभू है। उसके बाद फिर वो रंगा है। फिर लाइन से सब बच्चियों के भी नाम है जिनकी माँ है, ये पहले ब्याह की बच्चियाँ हैं इन्हीं की। अब ये फिर सेकंड टाइम पे। सर बुल पे एक बात करते हैं, क्या नाम बताया बुल का? शंभू। शंभू के पास चलते हैं, चलिए आइए। ये आपका साहिवाल नस्ल का शंभू, साहिवाल नस्ल का है जी, इसका नाम शंभू है। और ये अभी इसी साल से क्रॉस करवाना चालू किए हैं। अभी इसकी बच्चियाँ 2 बच्चियाँ को क्रॉस करवाए हैं और दोनों में बच्चे ही निकली हैं। अच्छा, आज के डेट में आपके बुल की कीमत क्या है? अब अनुमानित कीमत तो कुछ नहीं लगा सकते अनमोल है जी। हमारी गौशाला के लिए तो अनमोल है। कम से कम हम एआई और ये सब चीज़ों से, ये रिपीट की समस्या से बच रहे हैं कम से कम। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे ये बुल को क्रॉस के लिए हमें कब उपलब्ध कराना चाहिए, मतलब कितने उम्र के बाद कराना चाहिए? देखिए, इनका जैसे गायों में है ये 2.5-3 साल से अपना शुरू कर देते हैं जो हमारे भारतीय नस्ल हैं, और 3.5 साल की उम्र में तो ये फुल अपने परफॉर्मेंस में रहते हैं, फुल पीक में रहते हैं। अच्छा, ये रिपीट की समस्या की इन्होंने बात की, तो ये रिपीट की समस्या होती क्यों है और इसका निदान क्या है? देखिए, रिपीट ये इस संदर्भ में कह रहे हैं कि गाय गर्मी में आई है ना, और उसमें हमने या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया या बुल के द्वारा नेचुरल उस पर क्रॉस करवाया। अगर वो वहाँ पे नहीं कंसीव हो पाया, नहीं वहाँ पे टिक पाई, नहीं प्रेग्नेंट हो पाई, अब फिर से 21 दिन में वो गर्मी में आ गई, तो उसको रिपीट कहते हैं। तो इसका निदान क्या है सर? इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के पहले मैं बता दूं, जैसे हमारे किसान भाइयों को समझाने के लिए, कि हमारे ज़मीन में ओल आया हुआ है और ओल आया हुआ है, हमको वहाँ पे बीज का खाद का छिड़काव करना है। और हम जाके अगर हमारे किसान भाई ससुराल बैठ गए, गांव गौतौरी घूमने चल दिए और वो समय अगर चूक गए तो वो फसल उस साल भर के गया। तो यही माने समझने के लिए कि रिपीट सही समय नहीं करवा पाए, तो ये है। अब आपका कहना है कि ये कंसीव होने के क्या क्या कारक है। बस देखिए, कंसीव होने के पहला कारक है जो कि वो सही समय पे हमको उसमें इंसेमिनेशन या सीमन उसमें डलवाना पड़ेगा। सही समय क्या है कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये जो ऋतुकाल रहता है वो स्ट्रेस समय 24 घंटे में जो मिड स्ट्रेस है, 8 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटे इस तरह से बांटें, तो मिड समय में ही हमको माने पाया गया है कि उसमें सबसे ज़्यादा कंसीव होते हैं, और लेट में कम से कम 75% के करीब हमारी संभावना रहती है। तो हमको किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि अगर पहला ड्रॉप आने लगे, गाय के हीट के लक्षण आ गए, तो अपना किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत 16 घंटे पे कम से कम उसमें बीज की व्यवस्था कर देना चाहिए। पहला चीज़ हो गया। अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं तो उसमें जो थाइंग की प्रक्रिया है
जो उसको पिघलाने की है, जो लिक्विड नाइट्रोजन में रहता है, सॉलिड रहता है, उसको पिघलाने की प्रक्रिया भी उचित होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, वो टेक्नीशियन कम से कम ये ध्यान दे कि लोड करने के बाद गन को ज़्यादा देर न लगाए और सीधा अपना जो मिड सर्विक्स है वहाँ पे वो उसको डिपॉजिट कर दे। डिपॉजिट करने के बाद जो अगला जो चीज़ रहता है कि वो अब उस सीमन को, उस स्पर्म को आगे जाना है, जहाँ पे फर्टिलाइज आया हुआ है उसको फर्टिलाइज करना है। तो बाहर उसका जो वल्वार लिप की जगह रहता है उसमें थोड़ा सा चिमटी काट दे, थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे दे, तो वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अगर मन में शंका है तो एक बार और, माने जो लास्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस है उससे पहले एक बार और इंसेमिनेशन करवा दे। अच्छा, ये अब मुझे आप बताइए, ये जो सेट का डिज़ाइन है जो हम देख रहे हैं, इसमें तकरीबन कितना लागत लगा है और बना कैसे है? सर इसमें इनिशियल लेवल पर तो अपन छोटे साइज से नॉर्मल टीन और अपने बल्ली लगा के भी बना सकते हैं। आजकल इकोनॉमिकल बहुत अच्छे अच्छे शेड बनने लगे हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि हमने लॉन्ग रन के हिसाब से बनाया था, तो इसमें नीचे फ्लोरिंग और हमने दाना टाइल्स भी डाल दिया ताकि गाय स्लिप वगैरह ना हो गोबर में और काई वगैरह ना जमे। और थोड़ा हवा के लिए चारों साइड से थोड़ा ओपन कर दिया है। ये नेट मच्छर अच्छर ना आए बाहर से, इसलिए नेट लगा दिया जाली। और इनको बहुत ज़्यादा रख रखाव की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बाहर अपने सुबह दुहाई के बाद सीधे बाहर इनका ओपन स्पेस है, वहाँ चले जाती हैं। वहाँ पर अपना घूमती चरती पैरा कटिया जो भी इनको खाना अपना खा पी के फिर 10-11 बजे अंदर कर देते हैं। और फिर दिन में जैसे गर्मियों के समय में फिर शाम को दुहाई के बाद फिर छोड़ देते हैं। तो कई बार तो रात में भी अपना बाहर ही टहलते रहती हैं, जो इनका बाड़ा बना है उसी में, और फिर रात के समय अंदर कर देते हैं 9:30-10 बजे सोने से पहले। और सुबह दोनों टाइम हरा चारा देते हैं, साथ में दाना हम लोग फैला देते हैं ऐसे इनकी बाल्टियों में डाल के। ये पूरा जिसमें कम दूध है, जैसे ये हर एक जितना भी, जैसे 4 लीटर है एक टाइम में दूध है तो 2 किलो दाना है। बॉडी मेंटेनेंस के लिए अलग लगता है आधा किलो, तो 2.5 किलो के आसपास दाना में पर्याप्त इनके लिए हो जाता है। और हरा चारा हमने पैराग्रास और सुपर नीर में आपको बाहर दिखाऊंगा, वो भी लगा हुआ है। और उसमें बहुत अच्छा उनका दूध होता है, उसमें कटिया की भी आवश्यकता बहुत कम रहती है। पहले स्टार्टिंग में मतलब मेरा ये मत है कि अगर गौ पालन करना है तो सबसे पहले चारे की संपूर्ण व्यवस्था कर लें कम से कम, क्योंकि गाय लाना तो कोई बड़ी बात नहीं। गाय तो आप आज पेमेंट करके कल ट्रक भर के गाय आपके घर में आ जाएगी। पहले उनकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हरा चारा की व्यवस्था पहले कर लें, उसके बाद फिर गाय की व्यवस्था तो आसान है। ये साइज क्या होगा शेड का? ये शेड 50x100 का है सर। ये बैक टू बैक वाले उसमें है, मतलब पूंछ से पूंछ गाय बंधी हुई है, माउथ अपोजिट है। ये इनके बच्चे हैं, जैसे जो गाय दूध देती है हमने ये सिस्टम करके रखा है, उनके सामने उनकी बच्चियाँ बंधे रहती हैं ताकि ये ज़्यादा परेशान ना हो, अपने बच्चों को देखते रहें। तो ये जैसे ये माँ है तो वो उसकी बच्चियाँ बंधी हुई हैं, इस टाइप से माउथ के सामने कर दिया है। ये बीच से अपने पैसे 2-2.5 फीट का छोड़ा हुआ चलने के लिए, ताकि हमको दाना ना डालते समय कोई गाय अगर कभी मंडी चला रही है कुछ, तो हमको भी चोट ना लगे और उनको भी वो भी चमके नहीं, क्योंकि गाय अधिकतर देखते हैं तो नए लोग कोई भी पास जाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर बिचक जाती हैं कई बार। तो ये से क्या दाना ना डालने में हमको, इनको चारा की व्यवस्था करने में भी हमको थोड़ा आसानी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने भी बहुत सारे शेड वगैरह देखे, तो ये व्यवस्था मेरे को ज़्यादा उत्तम लगी, तो इसलिए फिर इसी हिसाब से बनाया। ये 25-25 के 2 पार्ट में है और ऐसे लंबे में 100 है। इसमें करीब 150 से 200 गौवंश आराम से रखा जा सकता है। आपने फ्यूचर प्लानिंग देख के बनाया है? जी। एक साइड उधर हमने भूसा की व्यवस्था कर ली है हमारे, चलेंगे वहाँ। जी। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, एक पर्सनल सवाल है। आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है और किसी व्यवसाय से इसमें आए हैं कि शुरू से इसमें हैं? जी, हमने MBA करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मैंने MBA किया हुआ था, और BCom की पढ़ाई के लिए CA इंटर के कोर्स के लिए मैं इंदौर भी गया था। उसके बाद फिर करने के बाद MBA मैंने एयरटेल का DSA से लेकर और शेयर टर्मिनल का भी काम किया थोड़े दिनों तक। उसके बाद हमारे यहाँ दूध की थोड़ी सी, एक बार मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे जैसे दूध गर्म होता है तो जल जाता है कभी उफन के, तो एक स्मेल आना चाहिए दूध की। तो हमारे यहाँ किचन में हम लोग क्या दिन का खाना या शाम को सब एक साथ बैठ के ही खाते हैं, अधिकतर भोजन सब साथ में ही लेते हैं। तो हमारे किचन से हमको हॉल तक उसकी स्मेल ही नहीं आई, दूध पूरा जल के काला हो गया लेकिन उसकी स्मेल ही नहीं निकली। तो बाद में जब हमको पता चला कि ऐसा कैसे हो गया कि दूध की तो स्मेल आनी चाहिए थी, तब हमने फिर हमारे यादों से पता किया तो पता चला कि दूध जो मिल रहा था वो नकली या मिलावट वाला दूध था, इसलिए उसकी स्मेल वगैरह नहीं आई। तब फिर पापा जी के मन में थोड़ा विचार आया कि यार ऐसा तो कई होंगे छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं या वैसे जो HF जर्सी या किसी का भी दूध पी रहे हैं, तो अपन क्यों ना देसी गौपालन शुरू करें और उसमें एक
कम से कम शुद्ध दूध तो उपलब्ध कराएं लोगों को। छोटे बच्चे पिए, अपने बच्चों को तो चलो अपन एक गाय पाल के हम खुद तो पी लेते क्योंकि हमारे पास खेत या जगह थी, लेकिन जिनके पास, जो शहर में रह रहे हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो नौकरी पेशा है, अब किसी न किसी को कुछ ना कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो हमारे पापा जी का बहुत बड़ा इसमें एक मोटिवेशन रहा। फिर गाइडेंस के लिए सिंह सर ने हमको यहाँ पे लोकल में फिर आके पूरा गाइड किया कि कौन सी नस्ल है देसी गाय में, कैसा क्या है। और मेरी सिस्टर भी अपनी, उसका भी मुंबई में वो जॉब में थी, उसने वहाँ की जॉब छोड़ के फिर वो भी यहाँ आ गई, उसका भी पूरा पोर्टफोलियो वहाँ पे उसने छोड़ के फिर हम दोनों ने यहाँ पे, उसने पूरा मार्केटिंग और इसके बाय प्रोडक्ट क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे अपन वो करेंगे करके उसने बिलासपुर का ये पूरा संभाला और मैंने यहाँ का गौशाला का काम संभाला। तो ये गाय के देख रहे हैं कि यहाँ से दूध भेजना, तो वो वहाँ पे किस किस को सप्लाई देना है, गोबर से क्या क्या आइटम बनाना है, गोबर यहाँ पे हम सुखा के उसका पाउडर बना लेते हैं, कब किस सीज़न में कहाँ दिया बनेंगे, किस सीज़न में हमको कंडे बनाने हैं, कब गोबर पाउडर सेल करना है। मतलब इसको आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे वो किए। उसका नाम सुरभि ऑर्गेनिक्स के नाम से हमारी एक वेबसाइट और फेसबुक पेज भी है, जिसमें कि उसमें पूरे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कंडे अंडे सब चीज़, वो सब उसमें आपको मिल जाएंगे। शिल्पी राजपूत उसको पूरा देखती हैं, वही ऑर्गेनाइज करती हैं। अच्छा, ठीक है। और अभी हम चलते हैं इनका दाना देखने और दाना देखते हैं। ये दाना इधर बाल्टी में मिक्स है और जो पैराकट्टी वगैरह इन्होंने रखा है वो हम देखते हैं। ये इनका हरा चारा है, इसमें क्या क्या है सर? ये पैराग्रास है सर। अभी इसमें हम लोग अल्टरनेट डे चलाते हैं, ऑड इवन करके रखा है इसमें भी। एक दिन ये पैराग्रास कटता है, एक दिन नेपियर कटता है। तो अल्टरनेट डे चला देते हैं, कभी कभी मिक्स भी कर देते हैं। इस मशीन में सीधे इसको डाल के ऐसे कुट्टी निकल जाती है। इस अभी वो डाल रहा था, कहाँ गया भाई? डाल तो जरा, अब डाल रहा था, आजा आजा आजा। दिनेश आना एक बार काट के। ये इस टाइप से पूरी कुट्टी हो जाती है। इसी को फिर हम डाल के और इसी में फिर दाना मिक्स करके फिर देते हैं। हाँ, कटवाते हैं उससे। ले चला अब। अच्छा, इस तरीके से आ जाइए, यहाँ आ जाइए। इस तरीके से ये काटते हैं ना? जी, ये हरा चारा पूरा इसमें चॉप हो जाएगा। ये मशीन भी हमको गवर्नमेंट की तरफ से सर ने ही बता के सब्सिडी में उपलब्ध हुई है। ये नॉर्मल मार्केट में शायद 15-20 हज़ार रुपये की आती है। ये हमको सर की तरफ से जो स्कीम आई थी इनकी कटिया मशीन की, तो पशुधन विभाग वगैरह ने हमको सप्लाई दी थी। हमको केवल 5,000 रुपये की अनुदान राशि के साथ ही प्राप्त हो गई। कौन सी योजना है सर? इसकी चाप कटर जो देने की योजना है हमारे छत्तीसगढ़ शासन की, उसके अंतर्गत इसका माने टोटल लागत विथ मोटर सहित करीब 23 से 24 हज़ार है, जिसमें हमारे जो हितग्राही हैं उनको सिर्फ 5-6 हज़ार ही अंशदान देना पड़ता है। ठीक है भाई, बंद कर दे। ये कट के चारा निकल चुका है ना? इसको सीधे हम घमेले में ये बोरी से भर के सीधे घमेले से हर एक कोटने में डालते जाते हैं और फिर दाना वो जो बाल्टी में फिलो के रखे हैं उसको मिला मिला के सानी बना देते हैं। फिर उसको गाय बड़े चाव से, मतलब जब से ये हरा चारा वाला अगर स्कीम रहेगा तो आपका एक तो टाइम से सब हीट पे आएंगी, दूध की भी मतलब एकदम से जो कम ज़्यादा करती हैं वो शॉर्टेज नहीं होती, एक मेंटेन लगा रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ की लागत बहुत कम। अधिकतर डेयरियों के बंद होने की चांस इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि दाना का रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल आदमी तो दाना ना हर चीज़ महंगा। कटिया का जो पहले 1.5-2 रुपये में जो पैरा, तो चलो फिर भी लोग सकेल के 2 कटवा लेते हैं, वही लास्ट ईयर बारिश में 10 रुपये तक चला गया था, 10 से 11 रुपये कटिया। तो आम मतलब हम नॉर्मल उसमें फिर उसको पालन नहीं कर पाएंगे। बहुत एक तो दूध का रेट 40-45 रुपये से ऊपर मिलता नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हरा चारा एक गौशाला को सरवाइव करने के लिए रनिंग कॉस्ट को बहुत कम कर देता है। हरा चारा और कटिया हम थोड़ा बहुत मात्रा में मिलाते हैं, बाकी 8 से 10 किलो हरा चारा और अपना दाना 2-2.5 किलो जो लग रहा है, उसमें दूध भी अच्छा रह रहा है, हमारी लागत भी कम हो रही है और सब चीज़ गाय की सेहत भी अच्छी रहती है। अच्छा, अभी हम कटिया देख लेते हैं। ये पैरा की कुट्टी है जी, ये पैरा की कुट्टी है सर। ये बारिश और ये हमने साइड में ही, इसलिए वही मैंने बोला भविष्य को देखते हुए कि आगे जाके अब पापा जी का, क्योंकि पापा जी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से रिटायर हुए थे, तो उनका ये सब विज़न उन्हीं का ही था कि एक शेड थोड़ा बड़ा भले ही कर लेते हैं, स्टार्टिंग में लागत थोड़ी सी ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन ये फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि 6 महीने के लिए हमको कम से कम बारिश के दिनों के लिए भी कटिया भर के रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि रेट और हर चीज़ महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है। ये कटिया जो हमने अभी 1.5 रुपये 2 रुपये में भरवाया है, खुद का पैसा सकेल के और कटवा के यहाँ पे इकट्ठा 6 महीने का स्टोर कर लिया। अब बारिश के दिनों जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमको बिल्कुल पलट के नहीं देखना पड़ेगा इधर उधर, और उस समय कटिया का रेट सबसे ऊपर 11 रुपये से 13 रुपये तक पहुंच जाता है। तो तब वो बुरे वक्त में दूध का रेट भी बढ़ा नहीं सकते एकदम से, क्योंकि हमको तो सबको प्रोवाइड करवाना ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका रेट बढ़ गया है तो हमारा दूध का रेट बढ़ा देंगे।
तो क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां तो है नहीं, छोटी छोटी गौशाला रन कर रहे हैं, तो उस समय ये हमको बहुत मदद करता है। ये शेड का एक ये फायदा हाँ सर। पैरा कटिया के संबंध में, पशु चारे के संबंध में ये इनके फार्म के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो अपना पैरा जो उगा रहे हैं, चावल जो उगा रहे हैं, धान जो उगा रहे हैं, वो पूरा रसायन मुक्त है, जैविक है। उस पैरा को, उस चारा को ये अपने पशुओं के लिए उपयोग कर रहे हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि जो हरा चारा है वो भी रसायन मुक्त है, वो भी जैविक पद्धति से उगा हुआ है। तो जो इनकी चारे की व्यवस्था है वो रसायन फ्री चारा ये अपने पशुओं को दे रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से जैविक चारा दिया जा रहा है देसी गायों को। तो सर ये पैरा कुट्टी जो है ये पशुओं के लिए कितना मतलब उनको अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता होगा कि कुछ कम होता है, हरा चारा ज़्यादा बेहतर है ऐसा? देखिए, ऐसा सच तो हम नहीं कह सकते कि पैरा कोई पशुओं के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का चारा है। इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पेट भरने के लिए एक साधन है, कि पशुओं को ये एहसास कराए कि हमारा पेट भरा हुआ है, बस हम खा चुके हैं। अदरवाइज इसमें जो पैरा में जो सिलिका तत्व रहता है और जो ऑक्सलेट रहता है वो पशुओं के शरीर के हड्डी में जो कैल्शियम होता है उससे मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है, और वो कैल्शियम ऑक्सलेट तरह तरह के किडनी प्रॉब्लम को और तरह तरह की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को वो करते हैं। तो इसको, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इसको यूरिया से उपचार करके खिलवाना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो हरा चारा है, ये जो रसायन मुक्त हरा चारा उगा रहे हैं, ये इनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है जो जा रहा है। इसके साथ साथ पूर्ति वो दूध के लिए, दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए दाना के रूप में जो कॉन्सेंट्रेट राशन है उसके रूप में ये कर रहे हैं। अभी आपका दूध कितना रुपए की लीटर जा रहा है? अभी 70 रुपये लीटर बिलासपुर जा रहा है सर। जी, मार्केटिंग पूरा शिल्पी ही देखती है वहाँ पे बिलासपुर में, जैसे मैंने बताया हम दोनों भाई बहन मिलके, तो पूरा मार्केटिंग का वो देखती है। और हम डोर टू डोर सप्लाई दे रहे हैं ताकि बुजुर्गों में, कि कैंसर पेशेंट, ऐसे लोग जो हैं जिन लोगों को देसी गाय का दूध चाहिए, और छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले ऐसा, तो उनको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। चाय के लिए हम कोशिश करते हैं कि ना दें, मना कर देते हैं पहले हाथ जोड़ के कि भैया चाय के लिए आप जर्सी एच एफ पैकेट वाला कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर पीने के लिए जैसे रात को सोने से पहले कई बच्चे लोग पीते हैं, या छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, कई पेशेंट हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि सबको पहुँचाएँ। हाँ, क्या बोले? ये पानी इसमें भर के जो हम कैल्शियम की पूर्ति, तो इसमें भी खर्चा ना करें, इसमें चूना नॉर्मल डाल के और ये पानी भर देते हैं, और जब दाना फिल होते हैं तो यही वाले पानी से हम दाना कर देते हैं। तो जो हमारी गायों को कैल्शियम की पूर्ति है वो इस पानी से हो जाती है। ये चूना पानी, नॉर्मल चूना पानी है। 5 किलो चूना डाला, ये 2000 लीटर की टैंक है, इसमें 10 किलो चूना डाल दिए, पानी अपना धीरे धीरे ऊपर हो जाता है, और अगले दिन से गंजी से ऊपर ऊपर का पानी ले लेते ये एकदम साफ़ हो गया। लेकिन इसमें कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है, तो ये गायों की सेहत के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूध का, जो दूध का प्रमुख तत्व है कैल्शियम। ठीक है, अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं। ये गौमूत्र इधर से ही आ रहा है सर, इधर से इकट्ठा हो रहा है ना? इधर से गौमूत्र इनका इकट्ठा हो रहा है और डायरेक्ट भी कर लेते हैं। और डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कहाँ और बनाते हैं उसको हम बाल्टी से सीधे झेलते हैं, ताकि, क्योंकि उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो नीचे नाली वाली का हम नहीं यूज़ करते। सुबह 3 बजे से उड़ जाते हैं, गायों का जो दाने का समय होता है उस समय गाय जैसी खड़ी होती है, तो सबसे पहला गौमूत्र झेल लेते हैं। जो हमारी बच्चियाँ हैं अभी बाहर छुट्टी हुई हैं, उस सबों का सीधे बाल्टी में हम डायरेक्ट झेल के, और फिर बाहर में आपको मशीन दिखाऊंगा उसमें। जी जी। और इसमें क्या है ये दिखा दीजिए। ये ड्रम है सर, इसमें हम गौमूत्र इकट्ठा करते जाते हैं, पुराना हमारा पूरा डलते जाता है, गौमूत्र इसमें डालते जाते हैं। ये जीवामृत हमने बनाया हुआ है जो कि खेती के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ये पूरा फर्मेंटेशन होता रहता है, इसको चलाना पड़ता है दिन में सुबह शाम एक बार। ये 7 से 15 दिन के अंदर इसको पूरा यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या क्या मिला है? इसमें गोबर, गुड़, गौमूत्र, क्या क्या रेट? बेसन। ये 2 किलो बेसन है, 1 किलो गुड़ है, और 5 लीटर गौमूत्र है, 10 किलो गोबर है और गुड़ है। और अपनी दीमक की जो मिट्टी रहती है, या खेत की, या अपने बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी रहती है, उसको मिला करके इसको बनाया जाता है। और ये कितने दिन में रेडी हो जाता है? ये 7 से 15 दिन के अंदर, ये 7 दिन में तैयार हो जाता है वैसे तो, 3 से 4 दिन में। इसको 7 से 15 दिन के अंदर यूज़ कर लेना चाहिए जीवामृत को। और घन जीवामृत को इसी का एक सूखा हुआ पाउडर, जिसको जब खेत बखरते हैं, जुताई होती है, उस समय खेत में डाल देते हैं। तो घन जीवामृत कैसे बनता है? वो सूखा, ये जैसे लिक्विड फॉर्म है, इसको अपन छींक के या नाली के थ्रू पानी में अपन दे सकते हैं। और वो सूखा फॉर्म है, जैसे कि जो लोग जैसे DAP AP शायद शुरू में मिला देते ज़मीन में, उस टाइप का उसको वो देसी खाद का एक काम कर देता है। और ये गौमूत्र, और इसमें मठा है, मठा में हम हल्दी वगैरह मिला के, ये पुराना मठा है, इसमें कॉपर का पाइप डला हुआ है अंदर, ये पूरा, इसमें कॉपर का, तांबे का अपना पात्र डल जाता है नीचे, उसको डाल के और फिर
हिला देते हैं। तो 15-20 दिन से पुराना जैसे इसकी स्मेल बढ़ती है, फिर इसको गौमूत्र के साथ मिला के इसमें थोड़ी सी 200 ग्राम हल्दी मिला के सब में से, तो ये तना छेद और भूरा माहो, ये वो जो भी बीमारियाँ धान वगैरह में लगती हैं कुछ भी नहीं आती। काम करता है? बिल्कुल, मैंने मतलब हमारे खेत में आसपास के खेतों में बीमारियां लग गई थी तना छेद और भूरा माहो की, और कईयों के खेत तो आधे से ज़्यादा ख़त्म ही हो गए थे। तब मैंने कईयों को बताया तो उससे पहले कोई मानता नहीं था, लेकिन जब देखे कि बगल वाले खेत की धान खत्म हो गई, हमारे इस साइड भी खत्म हो गई, तो फिर लोग आए कि अरे आपके यहाँ धान में कुछ भी बीमारी नहीं है, क्या डाल रहे हो? तो फिर मैंने बताया कि अब कुछ नहीं है, ये मठा है फ्री का, ले जाइए और स्प्रे कर दीजिए, सब बच जाएगा। तो 2-3 परिवार ने फिर तुरंत अपने खेत में लाके जिन्होंने स्प्रे किया उनके खेत बच गए, और कई बेचारे बहुत परेशान हुए हैं केमिकल डाल डाल के। 3-3 हज़ार 2,500 की दवाई डाली सर, तब भी नहीं हुआ। और ये 10 रुपये का भी नहीं, फ्री का ही मठा, जो हर घर में जनरली अगर गौ पालन करे देसी, केवल देसी गाय का ही मठा काम करेगा, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, देसी गाय का मठा, यानी कि वो कह रहे हैं जिसको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, छाछ कहते हैं, हमारे यहाँ मही कहते है ना, मही। जैसे जो अनजान लोग हैं उनको मैंने बता दिया ये मही है। घी निकलने के बाद जो बचता है बटर जैसे बना, ये पोटास पानी है सर। इसको पैर को थोड़ा सा बैक्टीरिया रहित करने के लिए नीचे साइड में जाता है, तो यहाँ से अपन पैर ऐसे धो के चप्पल और फिर अंदर प्रवेश करते हैं जनरल, ताकि कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी उसको इन्फेक्शन गायों को ना पहुँचे, इसलिए इसको डाल के रखे रहते हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। साथ में ये जो एक चीज़ दिख रहा है उसको मैं दिखाता हूँ। ये शेड है, ओपन शेड, इसी में गायों को छोड़ देते हैं। अच्छा, ये ओपन शेड है जी, नेट लगा देते हैं, इसी में अपनी चरते रहती हैं। अभी क्योंकि पैरा यहाँ पे पूरा जमा हुआ था हमारा, हमने अभी कटवा के अंदर किया है, तो यहाँ पर भी अपना जाके चर लेती हैं, बाहर भी चले जाती हैं। वहाँ तक पूरा ये 5-6 एकड़ का पूरा ओपन स्पेस है उन लोगों के लिए, बढ़िया अपना घूमें चरें। इधर पूरा चारा लगाए, साइड से इधर आ जाती हैं, अपने चारे में चर लेती हैं। ये इधर पैराग्रास जो अभी अंदर दिखा हुआ था आपको, वो पैराग्रास ये है, और नीचे की उधर डोली में फ्रंट में नेपियर लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, वो दिखा दीजिएगा। और ये एक आइटम दिख रहा है, इसको दिखाओ हरीश। इसको देख के छत्तीसगढ़ के 90% दर्शक सोचेंगे कि कुछ और बन रहा है ना, उनके दिमाग में भी आ गया होगा कि कुछ और भी बन रहा है यहाँ पे, है ना, लेकिन ये कुछ और नहीं है, ये गौमूत्र अर्क बन रहा है ना सर। दोनों की बनने की विधि एक ही है, गौमूत्र अर्क और वो जो सोच रहे हैं उनकी, लेकिन गौमूत्र अर्क अमृत है और वो जो सोच रहे हैं वो चीज़ जहर है। तो ये जो बन रहा है गौमूत्र अर्क बन रहा है। हाँ, ये इसमें गौमूत्र रहता है, ये मटका रहता है अधिकतर, लेकिन क्योंकि हमारा वो गर्म होने में परसों फट गया है, तो इसलिए स्टील के इसमें भी रखा है। नहीं अभी ठंडा है सर, अभी इसमें डला नहीं है जी। इसमें गौमूत्र डल जाता है। इसमें हम अलग अलग बीमारी को, जैसे शुगर पेशेंट वगैरह, कई लोग तो, अब मैं साइंटिफिक तो उतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेडिकली ये बहुत अच्छा, ये हमने नागपुर से मंगवाया था। इसमें नीचे से गर्म होता है गौमूत्र, ये जलता है, और इसमें से ये स्टीम, ये ऐसा इधर से ये है जी, ये स्टीम इसमें टकरा के यहाँ पे ये भाई, ये इसमें ठंडा पानी भर देते हैं, तो इसमें टकरा के इसमें से ये इधर से ये डिस्टिल्ड फॉर्म में गिरता है। ये डिस्टिल्ड फॉर्म है गौमूत्र का। ये इसमें ग्लोए और तुलसी का भी वो डला हुआ है, तो वो अर्क मिला हुआ है, इसलिए ये हल्का सा ब्राउनिश दिख रहा है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी जैसा, और स्मेल कुछ नहीं आएगी। आप थोड़ा सा आधा कप गुनगुने पानी के साथ 2 चम्मच लीजिए, कई रोगों में बहुत फ़ायदा करता है। हमारे कई पेशेंट वगैरह जिन लोगों को जानकारी है गौमूत्र वगैरह की, पतंजलि दवा का कई लोग पीते रहते हैं, तो उन लोग भी हमसे डायरेक्ट भी ले लेते हैं। अच्छा, और भी प्रोडक्ट है इधर, और इनके मार्केटिंग को भी समझेंगे। हाँ, ये क्या क्या है सर? ये धूप बत्ती है, ये साम्रानी कप है, और ये छोटे गोल कंडे अग्निहोत्र वाले, इसमें हवन सामग्री वगैरह मिले रहती है। इसको सीधे अपन जला के, जो दैनिक हवन, हमारी गौशाला में भी दैनिक हवन होता है घर में, जो मम्मी लोग करते हैं, ये छोटे छोटे कंडे उसके लिए यूज़ करते हैं। ये साम्रानी कप अभी बहुत आपने सुना होगा, इसमें वो लोहान वगैरह भर के और जला देते हैं, खुशबू के लिए अच्छा हो रहता है, और धूप का भी काम करता है। ये धूप बत्ती अपनी नॉर्मल जो बनती है, ये भी केवल गोबर से बनी हुई, इसमें गोबर और हवन स्मोक मिला के नॉर्मल बनाते हैं। ये पूरा इसकी मार्केटिंग वगैरह सब सुरभि ऑर्गेनिक्स के थ्रू, शिल्पी मेरी सिस्टर है, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी निकलते हैं वो भी शिल्पी राजपूत पे सुरभि ऑर्गेनिक। कहाँ पे मिलता है ये? मुंगेली नाका चौक बिलासपुर में मिल जाएगा आपको अवेलेबल सारे प्रोडक्ट हमारे। कौन से बिल्डिंग? ये सुरभि ऑर्गेनिक्स के ही नाम से है, सुरभि गौशाला का, वहाँ पर लिखा हुआ है। वहाँ पर विष्णुभोग चावल हमारा मिल जाता है, जो हम यहाँ पर उगाते हैं, विष्णुभोग की वैरायटी, वो अवेलेबल है। हमारी सब्जियाँ भी चली जाती हैं बीच बीच में, वो मिल जाती हैं। गौमूत्र अर्क मिल रहा है, धूप बत्ती मिल रही है, साम्रानी कप मिल रहे हैं। अभी राखी के समय के लिए राखी बनना स्टार्ट हो जाएगी, दिवाली के समय में दिए बनने स्टार्ट रहते हैं वहाँ पर। ये सब चीज़ आपको ऑनलाइन पूरा निकलता है, कुछ ऑर्डर भी अलग से मिलते हैं, तो हम डोर टू डोर सप्लाई भी कर देते हैं, और हमारे दूध के कस्टमर भी इनको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, धूप बत्ती और ये सब चीज़ों को। अच्छा, और ये इनका ईंट है?
सर ये अभी नया हमने अभी लास्ट मंथ ही इसको एक प्रयोग देखा था मैंने भी। तो हमने गोबर से ही, गोबर की ईंट, इसका वेट आप देखेंगे तो बहुत ही हल्की है, लाइट वेट है ये। और पानी में इसको भिगो के हमने, ये जो बारिश हुई उसमें भी पूरा देखा तो कुछ इसको फ़र्क नहीं पड़ा, अच्छी मजबूत है और बढ़िया लाइट वेट में। तो ये भी एक हम गोबर से नया प्रोडक्ट एक स्टार्ट करने का चालू कर रहे हैं धीरे धीरे। कम से कम हम एक कमरा यहाँ पे हमारा बनवाएंगे, अगले बार आप आएंगे तो बिल्कुल आपको उसमें रुकने के लिए गोबर से। और गोबर का पेंट का भी अभी सर से, सिंह सर से हमको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हुई है और उनके गाइडेंस में हम उसको भी एक शुरू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब और समझना चाहेंगे हम कि एक गाय पे आपको पर डे कितना खर्चा लगता होगा अमूमन, और अमूमन एक गाय पे कितना प्रॉफिट निकल के आता होगा? सर देखिए, ये 50-50 का रेशो अगर चारा नहीं है तो आप मान लीजिए जैसे 70 रुपये का दूध जा रहा है तो आप 60 रुपये ही आपकी लागत हो जाएगी, लेबर वेबर सब कॉस्ट मिला के, पेट्रोल क्योंकि अभी महंगा है पेट्रोल करके, और केवल एक नॉमिनल जो 8-10 रुपये हैं वो बचेंगे। और अगर आपके पास चारा है तो इसमें दाने की कॉस्टिंग भी कम रहेगी। मान लीजिए हमको 3 किलो जहाँ दाना देना पड़ रहा है तो 2 किलो में ही अगर हरा चारा है तो 2 किलो दाना, मतलब 1 किलो का अंतर आ जाएगा दाने में सीधे सीधे। तो कम से कम नहीं तो 60-40 या 70-30 का रेशियो आ जाएगा जी, इतना अंतर पड़ जाता है। मतलब एक गाय में जैसे हम हिसाब लगाएं, मान लो एक मोटर 100 रुपये का खर्च है एक गाय में, तो 30 रुपये बचेंगे, 70 रुपये का खर्चा है गौ माता के लिए। और देसी गाय में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये 60-40 का रेशियो हो जाता है करीब करीब। अच्छा, यानी 60 रुपया गाय के ऊपर लग रहा है हो और जाता 40 है, रुपये की बचत हो जाती है। ये भाई साहब की माता जी है ना? क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती छाया राजपूत। और ये गौशाले का बाकी जो होमवर्क है, घर का काम है, वो आप करते हैं, मार्गदर्शन? तो करते हैं, बहू करती हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं अब। अच्छा, मार्गदर्शन करते हैं, वही काफी पापा है। जी और मम्मी का पूरा मार्गदर्शन रहता है। अभी पनीर बनाना और मक्खन से घी बनाने का काम भी मम्मी कर लेती हैं, सब चीज़ मम्मी के मार्गदर्शन ही बहुत बड़ी चीज सबसे है। बड़ी चीज़ वही है सर। अगर मार्गदर्शन ही नहीं है तो आप किसी भी दिशा में भटकते रह जाइए, कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर सही मार्गदर्शन आपको माता पिता का मिल रहा है और उनके आशीर्वाद है तो आप बिल्कुल लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और सर जैसा ऐसा गाइडेंस भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हर स्कीम्स की जानकारी देना, बीच बीच में बड़े भाई की तरह के समझाना, क्या परेशानी वो पूछते रहना बीच बीच में, ये बहुत बड़े। नहीं तो लोगों को आजकल फिक्र नहीं रहती कि कहाँ क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन सर बाकायदा बीच में अगर पर्सनल भी आके विजिट करते रहना, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम, गाय को कैसा क्या है, कब टीके लग रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी सर मेरे को बिल्कुल देते रहते हैं रेगुलर उसमें। हाँ। और सर हैं, और आगे चल के हम सर के वीडियो और करेंगे जब भी बिलासपुर आएंगे, और अलग अलग विषयों पर करेंगे। और एक ही वीडियो पर सारी चीज़ों को कवर कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी समय अल्प समय है और हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं पहले भी आपको धन्यवाद दे चुका, फिर से धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप ज़रूर इस क्षेत्र में आइए और हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी, नई जानकारी, और हमारे सत्येंद्र राजपूत तरीके जो होनहार माने लोग हैं, इनसे जो इनोवेटिव आइडिया है, इनके द्वारा खुद के द्वारा प्रैक्टिकल करके, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, ये प्रैक्टिकल करके जो दे रहे हैं अपने अनुभव का लाभ, इसका भी फायदा उठाएं। तो और आएंगे हम बिलासपुर और सर से अलग अलग विषयों पर भी बात करेंगे, गायों के उनके इलाज पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो पर लेकिन इतना ही, बहुत लंबा वीडियो था जो आप देख रहे थे। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। और सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद सर।